चलो सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है? रेस्ट में। लेकिन ये जानते हो कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इलेक्ट्रॉन्स कभी रेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि उसका एनर्जी के इज प्रोपोर्शनल टू टी होता है, टी। तो टी इजकल टू 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस पे इसका एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्रीज कर जाएगा। लेकिन उससे ऊपर अगर टी इज ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो तो रेंडमली मूव करते रहता है ऐसे ऐसे। तो फिर इसमें तो करंट होना चाहिए। बताओ क्यों नहीं होता है? जैसे अभी रूम टेम्परेचर पे मान लो कि एक कोई कंडक्टर है, तो इसमें तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बताओ? क्या? देखो, जैसे एटम तो पढ़ के आए हो, जैसे ऐसे है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, किसी तरह से ब्रेक कर गया, ये ब्रेक कर गया, जो बाउंडेड है वो तो इसके चारों तरफ मूव करेगा, जो ब्रेक कर गया वो क्रिस्टल में क्या होगा? रेंडमली मूव करेगा ऐसे 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 ऐसे। इसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी कंडक्टर में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाँ, मूव करेगा, उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, तो फिर करंट तो होना चाहिए। तो करंट क्यों नहीं होता है? जैसे मान लो कि ये कंडक्टर है या वो कंडक्टर है, तो उसमें तो हमको शॉक लगता नहीं है, करंट होना चाहिए, नहीं होता है। क्यों? जल्दी बताओ। 11th में पढ़ के आए हो KTG, बताओ। हाँ तो बताओ ना उसी में कि क्यों नहीं होता है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने ये बताया कि किसी भी कंडक्टर में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो फिर इसमें और इलेक्ट्रॉन रुका हुआ तो होता नहीं, वो मूविंग होता है, तो इसमें करंट होना चाहिए। करंट क्यों नहीं होता है वो मैं पूछ रहा हूँ। करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस हो या नहीं हो, जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट होगा उसके चलते। तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रुका हुआ तो है नहीं। मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूँ। देखो, इसमें हम ये जूम करते हैं, जैसे मान लो कि एक क्रॉस सेक्शन ले लिए, तो मान लो कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इधर जा रहा है, तो 1 बिलियन ही ऑन एवरेज इधर आएगा। तो नेट चार्ज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? 0। इसकी बात करते हैं तो इसमें भी ऑन एवरेज जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा पर सेकंड, उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो नेट चार्ज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? ये तो रेंडम मोशन है, ठीक है। लेकिन अगर इसी में मान लो कि ये है, इसमें हम किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ड्रिफ्ट करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट करेगा, ये जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट करेगा। तो अगर इस क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो इधर तो इलेक्ट्रॉन कोई नहीं गया, सभी इलेक्ट्रॉन क्या गया? इधर गया। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो नेट चार्ज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, और इसके चलते करंट हो जाएगा। समझ गए? तो एक कंडक्टर में तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन वो रेंडमली मूव करते रहता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, कोई ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया ऐसे गया। तो हम ये जूम करते हैं, ऐसा होता भी है कि ऑन एवरेज किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। तो नेट चार्ज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये तो जानते ही हो। तो ये 0 हो जाएगा अपॉन में डेल्टा टी, इसलिए करंट भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा समझ लिए? तभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये सिचुएशन होना चाहिए, ये सिचुएशन कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो चलो अब टॉपिक लिख लो, जो अब हम टॉपिक शुरू करेंगे सभी लिखेंगे। अच्छा KTG तो हमने बताया
कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अभी 0 केल्विन तो हम कर नहीं सकते हैं, अभी तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर है यहाँ पे। तो जितने भी कंडक्टर्स में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो रुका हुआ नहीं है, वो तो मूविंग है। तो मूविंग है तो करंट होना चाहिए, लेकिन करंट नहीं होता है क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या होता है, रेंडम होता है। जैसे कंडक्टर है तो इसमें भी सपोज करो कि एक कंडक्टर है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो हम ये जूम करते हैं कि 1 बिलियन ऐसे फ्लो किया पर सेकंड, तो 1 बिलियन ऐसे फ्लो किया। किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए करंट नहीं होगा। सभी कॉपी पे लिखोगे, ठीक है, अपने अपने कॉपी पे लिखोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग तो समझते ही हो कि चार्ज को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट में लिखो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये चार्ज कंडक्टर है तो जो भी हम एक्सेस चार्ज देंगे ये न्यूट्रल है, यानी कि किसी भी अमाउंट में किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में देखोगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। और मान लो कि इस पर हमने एक्सेस पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो जो भी चार्ज होगा उसके आउटर सरफेस पे होगा, उसके इनर सरफेस पे नहीं होगा। इसका भी रीजन बताऊंगा मैं। जैसे एक इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इसके अंदर तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ई नॉट मान लो कि एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल हमने ई नॉट कर दिया तो ये हो गया ई इंड्यूस्ड, और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, एकदम इक्वल होगा। अगर मान लो कि इसके मैग्नीट्यूड को हम, ये तो जानते हो कि कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन। तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हमने डबल कर दिया तो यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, इसके अंदर नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसको अगर हम हाफ कर देते हैं तो एच पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को, सम चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना, और रिजल्टेंट कितना होगा, 0 होगा। एच आर, जो भी हम चार्ज देते हैं क्या होता है, वो आउटर सरफेस पे होता है, उसके इनर सरफेस क्या, हाँ, एक से बाहर से चार्ज दिया तो जो भी चार्ज होगा उसके आउटर सरफेस पे होगा, इसके इनर सरफेस पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी मैं बताऊंगा इसमें। जो भी आपने वो करंट वाला केस बताया था, उसमें क्या मतलब वो कैंसिल नहीं कर रहा था? अच्छा सुनो सुनो सुनो, पहले देखो, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता इसके अंदर तो इसके अंदर क्या हो जाता, करंट हो जाता, करंट तो नहीं होना है, इसलिए हर सिचुएशन में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग जाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाएगा, जिससे इस सब में करंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो करंट पास। हाँ तो करंट पास होता। अगर जैसे करंट पास कराना है तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे, ऐसे करके, और यहाँ पे हम आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। करंट बैटरी लगा देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रहेगा, चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो मैं लिखाया हूँ, लिख लो। इन स्टैटिक सिचुएशन, स्टैटिक का मतलब समझो, समझो। वो जो सेंटर वाले में था, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तभी करंट पास होगा ना। हाँ, इस सिचुएशन में करंट पास होगा जब हम इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तब उस केस में यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। अदरवाइज देखो मैं लिखाया हूँ, या न्यूट्रल कंडक्टर हो, चार्ज कंडक्टर हो, या कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, सभी केस में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। मैं लिखाया हूँ इन स्टैटिक सिचुएशन, लिखो। सर ये साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो उसके नीचे। हाँ उसके नीचे, चाहे एक बार सुन लो पहले मैं क्या लिखाया हूँ, जो मैं अभी समझाया। लिखाया हूँ इन स्टैटिक सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड कंडक्टर व्हाट एवर द कंडक्टर में बी न्यूट्रल, चार्ज्ड और प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए कि न्यूट्रल हो, चार्ज हो, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो, तीनों केस में इसमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। फुल स्टॉप। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो द फ्री चार्जेज वुड एक्सपीरियंस फोर्स एंड ड्रिफ्ट विच इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहिए, नहीं तो करंट हो जाएगा। तो समझ गए, चाहे न्यूट्रल हो चाहे चार्ज हो, जो भी चार्ज देंगे उसके आउटर सरफेस पे होगा, इनर सरफेस पे क्यों नहीं होगा अभी मैं बताऊंगा। अच्छा अभी मैं बता ही देता हूँ, अभी देख लो, ये चीज़ आगे मैं डिस्कस करूंगा। जैसे ही मान लो कि यहाँ पे सपोज करो कि एक छोटा सा हमने चार्ज ले लिया, तो इसमें गॉस लॉ लगा देंगे, तो गॉस लॉ लगाएंगे तो फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाता है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ए फ्लक्स जीरो होगा तो क्यू इन क्या होगा, जीरो होगा। तो किसी भी स्मॉल गॉसियन सरफेस उसके अंदर लेंगे तो उस पर नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसलिए जो भी हम चार्ज देंगे सभी क्या होगा, उसके आउटर सरफेस पे होगा, उसके इनर सरफेस पे नहीं होगा। ये चीज़ डिटेल में थोड़ा आगे मैं डिस्कस करूंगा, समझ गए। तो इसको लिखना चाहोगे या समझ लिए, सर उसी नीचे लिखना है ना। हाँ एक बार सर डायग्राम बनाना है। एकदम डायग्राम बनाना है। लिखो इन स्टैटिक सिचुएशन, जैसे अगर कोई कोई कंडक्टर है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, जिसके चलते इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ताकि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए, जीरो हो जाए। अगर मान लो कि हमने इसके मैग्नीट्यूड को हमने डबल कर दिया, यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, उसके पास चार्ज का तो कोई कमी नहीं है, और फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, जिससे उसके अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। हैं, मैथमेटिकल प्रूफ है, आगे मैं करके भी बताऊंगा, चलो पहले करो। लिखो इन स्टैटिक सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन स्टैटिक सिचुएशन, comma electric field is zero everywhere inside the conductor, everywhere inside the conductor whatever the conductor may be neutral,
मे बी न्यूट्रल और चार्ज्ड और मे प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है कि क्यों जीरो होता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फुल स्टॉप। देखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, if electric field is not zero, comma, the free charge would experience force Three. The free charge, that is electron, would experience force and drift का मतलब होता है मूव करना, which is against the electrostatic properties of conductor, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, उसमें करंट हो जाएगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब चार्ज क्या होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अब सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट है, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड must be normal to the surface at every point, यानी कि कोई भी चार्ज कंडक्टर है, या मान लो कि ऐसे है, तो सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ऐसा क्यों, बता दो इसका रीजन। कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। ऐसा क्यों, इसलिए देखो, अच्छा चलो इसकी बात करते हैं। जैसे इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, बताओ तो जल्दी। इस सरफेस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस सरफेस के लॉन्ग कितना होगा, ए एंगल कितना है, परपेंडिकुलर है, तो कितना होगा जल्दी बताओ। ई कॉस, जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, ई कॉस 90। जैसे अच्छा इसका बताओ, इसके लॉन्ग कितना होगा जल्दी बताओ। ई कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, सर यानी कि एरिया का जो डायरेक्शन है, हाँ, एरिया वेक्टर का, वो ई के परपेंडिकुलर है, एकदम ई के परपेंडिकुलर है। तो फ्लक्स तो जीरो हो गया। सुनो, फ्लक्स की बात नहीं कर रहे हैं, सुनो। अब यहाँ पे जो भी चार्ज है, उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये जो चार्ज है, ये सरफेस के लॉन्ग फोर्स लगेगा उस पे, नहीं। क्यों, क्योंकि उसके लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। इसलिए इसके लॉन्ग उसका कंपोनेंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके लॉन्ग कंपोनेंट हो जाता, तो ये जितने भी चार्ज है सरफेस के लॉन्ग क्या होता, फोर्स लगता।
तो ये चार्ज क्या होगा, ऐसे ऐसे फ्लो करता तो सरफेस करंट हो जाता, तो करंट हो जाता, करंट हो जाता, समझ गए। इसीलिए क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जिससे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के लॉन्ग कंपोनेंट ना हो। अगर सरफेस के लॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा तो फिर जो सरफेस पे चार्ज है उस पर सरफेस के लॉन्ग फोर्स लग जाएगा, अब फोर्स लग जाएगा तो इसके लॉन्ग में मूव कर जाएगा, करंट हो जाएगा। तो देखो मैं क्या लिखाया हूँ, अच्छा एक बार पहले देख लो, ध्यान से सुनना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, it will have component along the surface and free charges on the surface would experience force and move producing surface current, but no current exists under the static situation। क्या समझे? अगर वो कंपोनेंट बनेगा तो उसमें फोर्स लगेगा, तो फिर सरफेस के लॉन्ग फोर्स लग जाएगा, जो चार्ज है सभी क्या होगा, सरफेस के लॉन्ग मूव कर जाएगा, तो सरफेस करंट हो जाएगा, जबकि करंट तो होना नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, चाहे ए हो चाहे ए हो। पूछो अगर कोई डाउट है तो। सर वैसे जो क्या कहते हैं चार्जेस पे फोर्स है वो बाकी सारे तो कैंसिल आउट करें, जो जैसे ई नीचे है हाँ तो एक फोर्स इस तरफ भी लगेगा ना हाँ चार्ज पे, हाँ, तो जो ऊपर और नीचे है वो कैंसिल आउट कर जाएगा ना। ऊपर कौन लगाएगा? तो जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही हाँ है ना, नीचे की ओर लग रहा है, तो सर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हाँ इस पे लगेगा। और ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर चलो जा रही है, ये इसकी बात हम नहीं करेंगे, इस जस्ट इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। देखो अच्छा, सुनो 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 सुनो, एक चीज पहले इसको इसमें डाउट क्लियर कर लो। अच्छा ये बताओ कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल बॉडी है, बड़ा सा बॉडी, तो उसके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्सन लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा? क्या? देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा बिकॉज इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज इससे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, और जो सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी का जो एरिया है वो कंसिडरेबल है, पॉइंट नहीं है, बड़ा है। अच्छा सुनो कैसे, हाँ कैसे सुनो, तो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड में, तो दिया हुआ है चार्ज एक न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन न्यूट्रल बॉडी जैसे न्यूट्रॉन हो गया तो उसके बीच में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये पॉइंट मास है, पॉइंट चार्ज है। लेकिन जैसे मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज लिया, पहले इसको मैं फिनिश कर देता हूँ तब उसको बनाता हूँ। पॉजिटिव है, हाँ तुम तो उसका तो फोर्स इधर लगता है तो वो तो जीरो हो गया, लेकिन अगर इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है हाँ तो उसका फोर्स तो इधर होता है। तो कोई बात नहीं, तो इधर भी उसका कंपोनेंट तो जीरो ही होगा, ये तो परपेंडिकुलर है, तो इस डायरेक्शन में भी कंपोनेंट जीरो, इस डायरेक्शन में भी कंपोनेंट जीरो। इस पे इस नीचे की ओर फोर्स लगेगा, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स जो है ना, जानते हो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एयर का कितना होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एयर का नहीं जानते हो? तो होता है 10 टू पावर समथिंग 10 टू पावर 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर मान लो कि कोई चार्ज कंडक्टर है, अगर इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोवाइड कर दूं, देखो कहीं कहीं स्पार्किंग होता है, क्यों होता है स्पार्किंग? स्पार्किंग कैसे? नहीं ओवरफ्लो नहीं करता, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है थ्रू एयर, तो वहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दो तो ये चार्ज फ्लो करने लगेगा एयर में। ये तो वैसे जो नीचे चार्ज है वो बहुत कम है, वो कम है, वो इतना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ नहीं है कि ये चार्ज नीचे फ्लो करेगा, ठीक है? तो समझ गए? तो सर फिर अगर नीचे वाला हम कंसीडर नहीं करें तो राइट वाला ऐसे कंपोनेंट वाला क्यों कंसीडर करते हैं? कौन वाला राइट वाला कौन कौन? जैसे हाँ आपने नीचे वो खींच नहीं पाएगा, हाँ नहीं तो खींच, राइट वाला भी तो वैसे भी नहीं खींच पाएगा वो। नहीं तो इतना, लेकिन सरफेस के लोग तो मूव कर सकता है, कंडक्टर में तो मूव कर सकता है। तो ये चार्ज पे अगर थोड़ा सा भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दूं तो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, समझ गए? इसीलिए एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा? अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो इस सरफेस के लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो जाएगा, तो कंपोनेंट हो जाएगा तो इस चार्ज पे इस सरफेस के लोग फोर्स लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा तो इसमें करंट हो जाएगा, समझ गए? इस टॉपिक को लिख लो, उसके बाद में मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है? या बुकलेट में नहीं लिखो, इन लिखो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, if electric field not normal to the surface, normal to the surface
कोमा इट विल हैव कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगा, सरफेस के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा, कंपोनेंट अलोंग द सरफेस एंड फ्री चार्जेज ऑन द सरफेस and free charges on the surface would experience force and move comma producing surface current full stop, but no current exist अंडर द स्टैटिक सिचुएशन। समझ गए ना, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई चार्ज बॉडी है, ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो कि ये कोई अनचार्ज बॉडी है, ऐसे ये क्या है, अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज है। जब उसको हम इसके पास लाते हैं, ऐसे ला दिया, तो यहाँ पे क्या क्या डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। उतना ही यूनिट यहाँ पे क्या डेवलप होगा, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक न्यूट्रल है, लेकिन ये कब कंडीशन है, जब उस जो न्यूट्रल बॉडी है उसका साइज कंसिडरेबल होना चाहिए। अच्छा देखो, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों जगह सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। तो मान लो कि यहाँ पे चार्ज आ गया -Q और यहाँ पे चार्ज आ गया Q, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि E1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू E1 इस डायरेक्शन में, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू E2। अच्छा, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है बताओ, E1 का या E2 का, किसका ज़्यादा है, जो पास है, इस चार्ज के पास है उसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। समझ रहे हो कि नहीं, तो E1 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। मैं Q से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पे अब नेट चार्ज क्या होगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा, और एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कब, इसका साइज बड़ा हो, अगर जैसे मैं ये दे दिया कि ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है और ये तुम्हारा न्यूट्रल बॉडी है, तो इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और ये बोर्ड में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, किसके बीच में, ये पॉजिटिव है न्यूट्रल है, ये पॉइंट चार्ज है, तो क्या इसमें तो हाँ बॉडी है, कोई नहीं हो फोर्स लगेगा। इतना छोटा है इसका, एक पॉइंट मास है, नेग्लिजिबल है। अगर मास बड़ा होगा तो रेडियस बड़ा होगा ना, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक जैसे अब इतना बड़ा है, तो चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है। जैसे मान लो कि एक प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, इसके बीच में फोर्स लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, यहाँ तो लग रहा था सर, क्योंकि वो जो बॉडी है उसका मास बड़ा है तो रेडियस बड़ा होगा, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों पॉइंट पे वेरी करेगा। यहाँ पे तो ये पॉइंट मास है, समझ गया ना, समझो कि मैंने क्या बताया कि नहीं, पूछो अगर नहीं समझी। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल तो है नहीं, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा इसलिए इस पर नेट फोर्स एट्रैक्टिव लगेगा। और ये कब होगा, जब इसका साइज माने बड़ा होना चाहिए, पॉइंट मास नहीं होना चाहिए। जैसे पॉइंट मास
जैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन, जैसे ए ले लिया हमने, ए न्यूट्रॉन ले लिया और एक ऐसे ले लिया कोई पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें कहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा, कहाँ पे निगेटिव डेवलप होगा, और उसके बीच का डिस्टेंस कुछ होगा, वो तो एक ही होगा। तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम ही होगा। तो इस पे दोनों फोर्स क्यू U1 इक्वल टू क्यू U2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो। सर इसलिए जब बॉडी हम बॉडी पे इंड्यूस चार्ज करते हैं मतलब रब करके, इसलिए वो अट्रैक्ट करता हाँ अट्रैक्ट होता है, छोटे चीज़ पे नहीं हम कर सकते हैं। जैसे हाँ, है। लेकिन हम जब जैसे हमने चार्ज करे डाला, जैसे एक बाल में कंघी कर लेते हैं और छोटे देखते हो पेपर के छोटे करते हैं तो अट्रैक्ट होता है, क्यों? तो उनमें चार्ज इंड्यूस्ड होता है। तो considerable मात्रा में हाँ, उसके कंसिडरेबल साइज होता है, नॉट मास, कंसिडरेबल साइज बड़ा होता है ना पेपर के मास कुछ, होगा तो साइज तो बड़ा हो जाएगा। कंसिडरेबल साइज होना चाहिए, मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइज बड़ा होना चाहिए थोड़ा, ताकि हम ये कर सके कि इसके बीच में डिस्टेंस है कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। सबने बैठा हुआ सुन रहे कि आपको क्या? फाइल यूज करके लिखा। अच्छा कौन सा में? अच्छा ठीक है, अभी क्लास में है तो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो। इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन ए स्टैटिक सिचुएशन। नो एक्सेस चार्ज इन ए स्टैटिक सिचुएशन, इन ए स्टैटिक सिचुएशन यानी कि इनसाइड कंडक्टर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये थर्ड, जैसे मान लो कि ये न्यूट्रल है, देखो जैसे न्यूट्रल कंडक्टर है तो किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में लेंगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी चार्ज होगा। और ये चार्ज कंडक्टर है तो जो भी एक्सेस चार्ज होगा वो सभी कभी क्या होगा, उसके आउटर सरफेस पे होगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर यहाँ भी अगर कोई स्मॉल वॉल्यूम ले तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, सेम चार्ज होगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा अभी मैं बताया था कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो इसमें फ्लक्स भी कितना होना चाहिए, ds इक्वल टू कितना होना चाहिए, q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है इसीलिए q इन भी क्या होगा, 0 होगा। इसके अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा। अगर कोई जिसमें ये मान लो कि न्यूट्रल है यानी कि जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगर मान लो कि 10 प्रोटॉन, मान लो कि इसी तरह से इस समय 10 इलेक्ट्रॉन आउट कर लिया तो इस पर कितना आ जाएगा, 10 ई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो भी आएगा वो सभी क्या होगा, उसके सरफेस पे होगा, आउटर सरफेस पे होगा, इसके इनर सरफेस पे, इनर में नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लो इसको, लिखो समझियो कि मैंने क्या बताया, डायग्राम बना बताओ। तो अंदर नहीं आएगा चेंज, हाँ। सरफेस पे वो चार्ज चला हाँ, जो भी अगर मान लो कि एक्सटर्नली हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते हैं या प्रोटॉन देते हैं तो जो भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा वो सभी क्या होगा, उसके आउटर सरफेस पे होगा, उसके इनर सरफेस पे नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक की। हाँ, अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे करंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं, हाँ हाँ अगर हाँ हमने इसमें से चार्ज एक्सट्रैक्ट किया हाँ निकाल तो लिया, फिर वो केवल सरफेस से ही जाएगा या फिर कहीं से जाए उससे मतलब नहीं है, वो कहीं से जाए, बाहर से जाए, अंदर से जाए। लेकिन जैसे मान लो कि हमने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 10 ई क्या आ गया, पॉजिटिव 10 ई आ गया, तो वो चार्ज यहाँ पे नहीं रहेगा, वो चार्ज उसके बाहर चला जाएगा। क्या
हाँ, या मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन इस पे दे दिया, तो जो 10e निगेटिव चार्ज आएगा वो माइनस 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 सभी क्या होगा, उसके आउटर सरफेस पे होगा, उसके इनर सरफेस पे नहीं होगा। तो लिखो ए न्यूट्रल कंडक्टर हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज conductor a neutral conductor has equal amount of positive and negative charges in every small volume of conductor. A neutral conductor has equal amount of positive and negative charges in every small volume of conductor. Full stop. Because when conductor is charged, comma, the excess charge reside only on its surface. The excess charge Reside only on its surface, outer surface. पैराग्राफ चेंज करके लिखना। We know that electric field inside conductor is 0. We know that electric field inside conductor is 0. Full stop. From Gauss law, अब ये लिख लो, गॉस लॉ दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए क्यू इन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेट चार्ज। इसमें अगर किसी को डाउट्स हो तो पूछो, कोई डाउट्स नहीं है? अच्छा चलो मिटा दो इसको। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी वो ये प्रॉपर्टी है कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये थी। सेकंड प्रॉपर्टी में लिखाया कि चार्ज कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। थर्ड हमने ये लिखाया, फोर्थ अभी मैं लिखाऊंगा। जो आपने वो बताया था कि चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहिए। तो अगर मान लो कि मैं बताया कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कर जाएगा तो करंट हो जाएगा। अभी तो रेंडम मूव कर रहा है। मॉस्किटो का मोशन देखती हो कैसे होता है, रेंडम होता है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं हो रहा है कि सारे मॉस्किटो जा रहे हैं, कुछ ऐसे 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 जा रहे हैं, उसी टाइप का होता है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन ऐसे लो ऐसे लो ऐसे लो ऐसे लो, किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अच्छा नेक्स्ट लिखो फोर्थ अब लिखो। फोर्थ में लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ भी लिखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट throughout the volume of conductor. Electrostatic potential is constant throughout the volume of conductor and has same value inside or on its surface. हमने क्या बताया कि कोई भी कंडक्टर हो तो उसके अंदर पोटेंशियल भी है, तो उसके सरफेस पे भी पोटेंशियल भी होगा। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, भी ही होगा। सभी पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल भी ही होगा। ऐसा क्यों? वो तो इक्वल पोटेंशियल है, लेकिन भी सभी जगह कांस्टेंट ही क्यों होगा? तो पिछले क्लास में शायद मैं लिखाया था
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर, ये लिखाया था, ये लिखाया था। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये बताओ कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है किसी के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में? कांस्टेंट का जीरो होता है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी आर कितना हो जाएगा? कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बस समझ गया मैं कैसे प्रूव कर दिया कि कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए। एक बात जानती हो कि कांस्टेंट जीरो होता है, तुम तो मैथ पढ़ती नहीं हो, थोड़ा इतना तो जानकारी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डी वी बाई डी आर कितना होगा? जीरो हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू सी होता है, कोई भी कांस्टेंट हो तो डी वाई बाई डी एक्स किसी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लिखो इसका सॉल्यूशन लिख लो। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज इक्वल टू, और इसको पता है क्या बोलते थे? पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद है ना? इस चीज को, इसको हमने बोला था पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। तो हमने क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। नहीं पहले लिखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, लिख लिए। उसके बाद में ये लिखो इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अच्छा, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, अब सब कुछ जानते ही हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जीरो होता है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो एंड हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, और सरफेस के अलॉन्ग क्या होता है? कंपोनेंट भी नहीं होता है। एंड हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के अलॉन्ग कोई कंपोनेंट भी नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद में इतना तक लिख लिए। तो उसके बाद में लिखो E इजकल टू जीरो इजकल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर, इसलिए डी वी अपॉन में डी आर इजकल टू जीरो, इसलिए v इजकल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ये जीरो हो जाएगा तो v डी वी बाई डी आर जीरो कब होगा? जब v कांस्टेंट होगा। हाँ एकदम, अगर चार्ज है तो इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो अभी मैंने बताया था ना कि इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? अभी फर्स्ट पॉइंट क्या बताए थे? जीरो होता है। और ये भी रिलेशन हमने लिखाया था। तो E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डी माइनस डी वी बाई डी आर भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हाँ अच्छा चलो, पहले इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए कंफर्म हो गई ना कि इतना हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं बताया कि अगर चार्ज कंडक्टर हो तो इसका इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना होगा? जीरो होगा। तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहाँ भी जैसे इस डायरेक्शन में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा, जीरो होगा। तो यहाँ भी डी वी बाई डी आर जीरो होगा, तो यहाँ भी क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। वही मैं लिखाया था। और इनसाइड तो होगा ही होगा, सरफेस पे। तो दूर वैल्यू तो लेंगे, हाँ कांस्टेंट होगा। दूर लेंगे तो दूर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, पोटेंशियल भी होगा। एकदम आ सकते हैं। पूछेगा कि क्यों जीरो होता है, प्रॉपर्टी प्रीवियस नहीं, सॉल्यूशन नहीं, वो पूछेगा कि जीरो होता है 1 मार्क्स में कि जीरो होता है, ट्रू फॉल्स है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। PYQ में भी है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट लिखो।
फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे तुम ही पूछे थे कि कंडक्टर के अंदर, शायद तुम पूछे थे कि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, मैम शायद कराई थी एप्लीकेशन में, तुम ही पूछे थे। हाँ, कंडक्टर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सीट के चलते सुनो, एक सीट है, सीट और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? जैसे ये क्या है, सीट है, और ये क्या है, कंडक्टर है। जैसे इसका थिकनेस क्या हो, नेग्लिजिबल हो, तो ये सीट हो जाएगा, और इसको ये हम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो गया। और ये क्या हो गया, ये किसका ले लेते हैं, ये क्या हो गया, सीट हो गया, और ये पूरा कंडक्टर हो गया। तो सीट के चलते तो अभी मैं निकाल चुका था। कंडक्टर में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ कि क्यों होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिखो। अभी बताऊंगा, फिफ्थ पॉइंट लिखो। अभी जो मैं बता चुका हूँ उसके अंदर अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो, अभी आगे मैं बताऊंगा, अभी उसके विषय में मत पूछो। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, फिफ्थ पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बाद में इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर। ये सब तो मैं बता दिया, सिलेबस में है तो करा दिया, लेकिन इसके चांसेस कम है कि पूछे जाएंगे, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने कराया था, जैसे डिसोसिएट करना, एसोसिएट करना। कोई ओल्ड बुक लाए हो? एक क्वेश्चन है, उसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैं बताऊंगा, वो न्यू बुक में नहीं है, तो हाँ अभी रुको मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, चार्ज्ड कंडक्टर इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ईटा कैप। ईटा कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ सिग्मा इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, और इनवर्ड इफ सिग्मा इज लेस देन जीरो। तो लिखो, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ईटा क्या है, यूनिट वेक्टर। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई, मान लो कि कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर है, तो अगर मान लो कि चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर क्या चार्ज है, तो जो चार्ज देंगे वो कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। और यहाँ पे सभी जगह सिग्मा क्या होगा, सेम नहीं होगा, सभी जगह सिग्मा सेम नहीं होगा। जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे बना दिया, स्फीयर बना दिया, तो सभी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो देखो इस पे कैसे होता है। उधर चार्ज डेंसिटी अगर मान लो कि हमने ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे रेडियस क्या है, कम है, यहाँ पे रेडियस कम है, यहाँ पे रेडियस क्या है, ज़्यादा है। तो एक रिलेशन होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, सिग्मा इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर हम इसका रेडियस लेते हैं तो दो चार्ज के बीच का नहीं, इस सरफेस का रेडियस, हाँ, तो सर अगर हम बीच से लूंगी रेडियस तो वो इधर तो कम हो जाएगा। अच्छा नहीं, देखो एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, जैसे एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, किसका रेडियस ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका रेडियस क्या है, कम है। क्या, इसका रेडियस कहाँ से? जैसे ये क्या है, ये कर्वेचर है, तो इसका कहीं ना कहीं रेडियस तो होगा। ये तो सेंटर से ही रहेगा। सेंटर से वो लेते हैं ऐसे। नहीं 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 नहीं, जैसे सर्कल का
हाँ, तो जैसे मान लो कि ये चीज़ है, ऐसे है, तो इसको हम कंप्लीट स्फीयर बनाएंगे तो इसका रेडियस कुछ ऐसे हो जाएगा, सेंटर से हुआ ना। सेंटर से होगा। और ये है, इसको अगर कंप्लीट स्फीयर बनाऊं तो इसका सेंटर रेडियस कुछ यहाँ पे होगा। तो एक रिलेशन रेफरेंस पॉइंट आर्क के लिए तो रेफरेंस पॉइंट लेंगे आर्क के लिए, आर्क के लिए तो कोई रेफरेंस पॉइंट लेके रेडियस बनाएंगे। जैसे ये आर्क है, ऐसे मान लो कि पार्ट ऑफ स्फीयर है, तो हम इसको कंप्लीट स्फीयर बनाएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो, जैसे सुनो, एक यहाँ पे देखो, एक ये चीज है और एक ये चीज है, बताओ कि किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा? उधर वाले उधर वाले को। जैसे इसको अगर हम ऐसे, और इसको ये देख रहे हो, कुछ ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। जैसे ऐसे है, स्ट्रेट है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? बहुत ही बड़ा होगा। इनफाइनाइट स्ट्रेट है। तो समझ गया ना, इसमें दिखाई दे रहा है ना कि इसका रेडियस ज्यादा होगा या इसका रेडियस ज्यादा होगा? ऊपर वाले का कम कम होगा। तो एक रिलेशन होता है सिग्मा आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आगे मैं बताऊंगा इस रिलेशन को कैपेसिटर में, ठीक है। सिग्मा आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उसका सिग्मा क्या होगा? बताओ तुम। कम होगा, समझ गए ना। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका सिग्मा कम होगा, और जिसका रेडियस कम होगा उसका सिग्मा ज्यादा होगा। समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा बताया, यहाँ पे कम बताया। सिर्फ कैपेसिटर में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। ये अभी थ्योरेटिकल है, इसमें इतना न्यूमेरिकल है ना कि उब जाओगे। अभी कैपेसिटर आने दो, इसमें है न्यूमेरिकल, ये सब थ्योरेटिकल है। देखो, जैसे मान लो कि हमने ऐसे ले लिया, जस्ट अभी एक पॉइंट और है, उसके बाद में न्यूमेरिकल ही बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे ऐसे ले लिया, ठीक है। जैसे पी पॉइंट मान लो कि यहाँ पे ले लिया पी पॉइंट। अब इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? तो इस पॉइंट से पास करता हुआ क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। तो इसमें हम सिलेंडर लेते हैं ऐसे, समझ गए। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अंदर जीरो होगा, तो इस सब के चलते फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर, और ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसे होगा? और ऐसे सेम डायरेक्शन में, समझ गए। तो इसका तो फ्लक्स निकालने की जरूरी ही नहीं है, समझ गए क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो। ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया सिलेंडर, इसके चलते तो क्या होगा, फ्लक्स जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, ठीक है। तो कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस और इस फ्लैट सरफेस के चलते हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो, यहाँ पे जो चार्ज है, यही चार्ज सब अंदर आएगा, ये सब तो हम नहीं लेंगे, समझ रहे हो। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इस सरफेस का नाम हम दे देते हैं S1 और इसका नाम हमने दे दिया S2। तो S2 पे, अच्छा चलो पहले एक मिनट देखो, तो हम ऐसा कर देते हैं कि इसके चलते पहले हम निकाल देते हैं S1 के चलते हैं E डॉट डी एस प्लस E डॉट डी एस S2 के चलते हैं इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। बता दो यस और नो। तो S1 के चलते फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो कि ए ले लेते हैं, तो डी एस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है,
और कॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और क्यू इन अपॉन में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। चलो इतना तक पहले नोट करो, तो राइट साइड अच्छा इस टू वो समझिए यहाँ तक। चलो इतना नोट करो, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो पूछो। गॉसियन सर्किट में हाँ, सिर्फ वही चार्ज है ना जो उसके सरफेस पे है। जो यहाँ पे सार चार्ज है वही चार्ज इनसाइड है, वही चार्ज है। S2 पे कहाँ कोई चार्ज है, S2 पे, जैसे S2 तो हमने ये लिया सरफेस, तो उस पे गॉसियन सरफेस पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, जो जो बॉडी है उस पे चार्ज होता है। ये हमने क्या लिया, ये हमने क्या लिया, ये क्या चीज है, गॉसियन सरफेस है, तो यहाँ पे चार्ज कहाँ से आएगा। चलो इसको जल्दी नोट करो यहाँ तक, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछो। सर की हमने केवल जो सरफेस के बाहर है उतना पार्ट कंसीडर किया, क्योंकि अंदर हाँ, तो electric अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इतना पार्ट हमने कंसीडर किया, इतना अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, उसके चलते फ्लक्स ही 0 हो जाएगा। हो गया, सर ये जो अब E equals to Q n by epsilon naught एरिया से डिवाइड करेंगे तो सरफेस चार्ज हाँ तो देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इस रीजन में मान लो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है जो इसके अंदर है, तो सिग्मा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन कितना हो जाएगा, सॉरी क्यू इन अपॉन में ए, तो क्यू इन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लिखते हैं ई ए इक्वल टू क्यू इन के जगह पे कितना लिख देंगे, सिग्मा इंटू ए, इसके बाद में इस स्टेप के बाद में अपॉन में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड हो गया इतना। ये अभी जितना भी पढ़ाया ये सब सिलेबस में इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्यों होगा, नहीं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कैपेसिटर। 100% बोर्ड में क्वेश्चन आएगा और 100% जेई में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नोट कर लिए सभी यहाँ तक। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दो, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और ईटा कैप। ईटा क्या है, यूनिट वेक्टर। अब एक लास्ट है वो भी कर ही लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, नेक्स्ट टॉपिक लिखो 6, इसी में 6 पॉइंट क्या, हाँ हाँ शील्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ भी वही मीनिंग है, शील्ड का मीनिंग यहाँ भी प्रोटेक्ट करना है। चलो ये है तुम्हारा
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जैसे मान लो कि कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, जल्दी लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मान लो कि कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो क्या करेंगे हम? हाँ, सेंसिटिव कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, अगर जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं किसी तरह से कर दूँ तो हो सकता है उसमें कुछ डैमेज हो जाए, तो उसको हम क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़, चलो कोई बात नहीं, एक मैं गया था एम्स में, ठीक है, एक हमारे रिलेटिव उसमें थे, तो मैं गया था एम्स में, तो वहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे कृपया कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट ना लाएं। क्यों? तो वो तो हम्म, उसके मतलब रेडिएशन से कुछ प्रॉब्लम होती है इसलिए रेडिएशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। क्या? बायो के नहीं नहीं, फिजिक्स में है कि जैसे यहाँ भी कोई जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जैसे आयरन वायरन यहाँ पे नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है? लेकिन कौन सी जगह पे लाना है? एक एक सेकंड, एक हाँ, कौन सी एम्स में एक जगह है जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे आस पास में भी लिखा था कि यहाँ पे हाँ वही डिफ्लेक्ट नहीं हो जाए, उसका रीज़न है, मैं मैग्नेट में बताऊँगा, मैं मैग्नेट में बताऊँगा, वहाँ पे मैं मैग्नेट में बताऊँगा कि वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने से लाने से वो डैमेज हो सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, कैसे यहाँ पे रखेंगे? तो उसको रखेंगे हम ऐसे कि जैसे कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर एक कैविटी बना देंगे और कैविटी के अंदर रख देंगे, तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। चाहे उसका आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, या एक कंडक्टर मान लो कि न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, मान लो कि न्यूट्रल है, तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। अगर मान लो कि ये चार्ज कंडक्टर है, अब क्यों नहीं वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल को लाना है? जब मैं मैग्नेट पढ़ाऊंगा उस समय मैं बताऊंगा, वो भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है। चार्ज कंडक्टर है, तो यहाँ भी अगर कोई कैविटी है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और इसके अंदर कोई अगर हम मान लो कि रख देते हैं और यहाँ पे कैविटी रख देते हैं, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? इंडियस्ट, ऐसे यहाँ पे सभी जगह कैविटी 0 होगा। एक ही सिचुएशन में कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब हम कैविटी के अंदर कोई चार्ज को रख लो, पहले इसको नोट करो, इतना नोट करो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अगर कोई, अच्छा चलो अभी मैं बताता हूँ हाँ, तो मैं बताया कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को, हमको सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को अगर प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? मेटल के अंदर ही रखेंगे ना। कैविटी मतलब खाली स्पेस। हाँ, उसके अब मेटल रहेगा तो उसके अंदर हम कैसे रखेंगे? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? कैविटी बना देंगे मेटल के अंदर, उसी के अंदर रख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं नहीं भी बनाती और मैं वहाँ ऊपर रख देती तब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है। कहाँ पे रख देते तो हैं? कैविटी मत बनाओ, तब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है। 0 ही है। अगर मान लो कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, जैसे ए सिचुएशन है, और वहाँ पे किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को रखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डैमेज हो सकता है, तो वहाँ पे हम कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे हम कैविटी बना के, चलो पहले एक बार इसको नोट करो फिर मैं बताता हूँ। नहीं है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी 0 ही होगा। कंडक्टर के अंदर 0 होती है, तो ये तो हमने बता दिया, पढ़ा दिया, तो उस केस में मेन हमको बताना है, उस केस में ये सब हमने बना दिया सही। ठीक है, हो गया।
मेनली हमको ये पढ़ना है, ये वाला कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किस केस में कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा चलो तुम बनाओ, पहले इतना बना लिए। सर अगर हो भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर तो प्रॉपर्टीज को वायलेट ही कर अच्छा चलो एक सिचुएशन है, मैं बताता हूँ। सर इसमें जैसे क्या कहते हैं, आपने आता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी वो उसके बराबर फिर वो जीरो हो जाएगा। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही जैसे इस सब रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो हो जाएगा, और कैविटी के अंदर भी जीरो होगा। क्या कर रही हो? हैं? क्या कर रही हो? नाम ले लिया, जैसे अभी मैं बताया इसका यूज क्या है, तो इसका हम यूज करते हैं कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है इसको। वहाँ भी रखूंगी, तभी हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है। तो नहीं तो sensitive जैसे और मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, इधर यहाँ पे रखती हूँ। हाँ, नहीं तो हम अब मैंने बताया क्या, मेनली हमको ये पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पे भी रखती हूँ हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे भी जीरो ही है। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। आपने बोला था कि इंड्यूस्ड और उसके वजह से नहीं जीरो हो जाता तो यहाँ पे मेटल के अंदर कैसे रख देंगे? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेटल के अंदर कैसे रखेंगे? जब तक कैविटी नहीं बनाएंगे तब तक रखेंगे कैसे? चलो ठीक ठीक है, ठीक है, हो गया, बना लिए सभी। मैं अभी कितना बार बताया कि मेनली तो हमको ये पढ़ना है, मैं तो ये दोनों बना दिया हूँ। इस केस में भी होगा, इस केस में भी होगा, मेनली तो हमको वो पढ़ना है। और एक केस में कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सभी बना लिए, वो भी मैं बना देता हूँ। जैसे मान लो कि ये न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, ये कैविटी है, यहाँ पे मान लो कि हमने कोई चार्ज रख दिया, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। क्या ले, प्लस ले या माइनस ले? प्लस ले लिया, तो यहाँ पे प्लस ले गया, तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या डेवलप होगा? माइनस क्यू, और इतना ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर जैसे यहाँ पे निकालना है तो गॉसियन सरफेस ले लेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो समझ गए हैं? तो कैविटी के अंदर अगर हम चार्ज रखते हैं तभी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अदरवाइज किसी भी सिचुएशन में कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। कैविटी के अंदर चार्ज रखा तो प्लस। हाँ तो प्लस क्यू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाया हमने, दिखाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके हाँ अगर नहीं रखेंगे तो नहीं होगा, फिर अगर नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखाया था, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी जीरो इफ नो चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी वाट एवर द शेप साइज ऑफ कैविटी वाट एवर द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड एक्सटर्नल फील्ड इन विच कंडक्टर में बी प्लेस्ड। समझ रहे हो कि चार्ज भी हो तो भी उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तभी जीरो होगा। कब? जब कैविटी के अंदर हम चार्ज ना रखें। ठीक है, Thus cavity inside the conductor remains shielded from outside electric field। समझ रहे हो? shielded from outside electric field। अगर outside electric field है तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। क्या? अच्छा चलो, द फेनोमेनन ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी चीज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलते हैं? शील्डिंग बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है? तो इसका यूज होता है कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डैमेज कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, एक मेटल लेते हैं, मेटल के अंदर कैविटी बना के उस चीज़ को वहाँ पे रख देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कि यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है,
कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो डैमेज हो सकता है और यहीं पे हमको रखना है, तो हम क्या करेंगे, एक मेटल के अंदर कैविटी बना देंगे और उसको अंदर रख देंगे। वैसे डैमेज करता है इसे। अब ये सब डैमेज कैसे करता है? सर अगर हमें हाँ। इस वाले इसमें कहीं पे रखना है वो ऑब्जेक्ट, तो हम कहाँ पे रखेंगे फिर? इसमें तो कैविटी के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे तो रख नहीं सकते। हाँ तो कहीं कहाँ रखेंगे, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो बस हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर हो गया। इसमें अगर किसी को डाउट्स है तो पूछो। अच्छा, एक ओल्ड बताओ। तो ये सब जो टॉपिक है बस देख लेना है, याद रहना चाहिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो मैं अभी दे रहा हूँ, तुम लोग करके बता दो। ये ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज खोलो ना, एक्सरसाइज खोलो। पेज नंबर 87। है एडिशनल में है, इसको करके बता दो। नई बुक में नहीं है, नहीं। चलो ये करके बता दो, क्वेश्चन नंबर 12। क्या? अच्छा दो तो मैं लिख देता हूँ। देखो सुनो, क्वेश्चन दिया हुआ है, ए चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम is located at origin. Calculate the work done in taking a small charge -2 into 10 to the power -9 coulomb from point P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0,3 सेंटीमीटर, टू Q 0,4,0 भाया पॉइंट R, ऐसे गिवन है। जैसे मान लो मैं डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लो कि ये जेड ले लेते हैं, इसको वाई ले लिया और इसको ओरिजिन ले लिया और इसको हमने ले लिया एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, जैसे Q1 इक्वल टू सपोज करो 8 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम। ठीक है, और एक यहाँ पे पॉइंट है, मान लो कि A, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0,3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे चार्ज है Q2 इक्वल टू -2 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम है। ठीक है, यहाँ पे है, इनिशियली में यहाँ पे है, इनिशियल सिचुएशन में यहाँ पे है, और फाइनल सिचुएशन में कहाँ चला जाता है, 0,4,0, यानी कि ये 0,4 सेंटीमीटर, 0, ये बी पॉइंट पे चला जाता है। यही चार्ज यहाँ पे चला जाता है, भाया किससे होते हुए जाता है, R, और इसका कोऑर्डिनेट है 0,6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये Q2 चार्ज यहाँ से गया और फिर यहाँ पे ऐसे चला गया। तो इस केस में हमको निकालना है वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। समझ गए? एक चार्ज यहाँ पे स्टेशनरी है, एक चार्ज को हमने ए पॉइंट से आर पे ले गए और आर से बी पॉइंट पे ला गए, यानी कि ये फाइनल सिचुएशन यहाँ पे आ गया, फाइनली वो चार्ज यहाँ पे आ गया, तो हमको वर्क डन निकालना है। निकाल के बता दो। कोऑर्डिनेट्स क्या है सेकंड वाले चार्ज के? ये तो 0 पे है, एक 0,0,3 सेंटीमीटर। सर Q into B minus CD से होगा। करो, थोड़ा करो, माइंड लगाओ, एकदम उससे भी होगा, या U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू वर्क डन इनिशियल टू फाइनल बाय एक्सटर्नल फोर्स, या Q भी
फाइनल माइनस V इनिशियल equals to final. वर्क डन इनिशियल टू फाइनल बाई एक्सटर्नल फोर्स। दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सर जो वर्क हम्म। स्टार्टिंग होता है वो माइनस लगा देते फिर कौन ले जाएगा? हम ले जाएंगे ना, तो एक्सटर्नल होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो होगा नहीं। चलो करो करो, या मैं करूं? एकदम सिंपल है। जैसे किस फॉर्मूला से बनाऊं, इससे या इससे? सर a क्यूब बाय r माइनस 4 प्लस रूट 2 वाले से हो जाएगा। माइनस प्लस रूट टू, माइनस 4 प्लस रूट 2 a क्यूब बाय r। वो तो अलग था, वो तुम कैसे कर रही है? के क्यू अपॉन में आर। देखो यहाँ पे सुनो, यू आई हम निकालते हैं, यू आई इसके बीच में होगा, तो इसमें हम लिखेंगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर, तो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9। क्यू वन है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और क्यू टू कितना है -2 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -9, और आर कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो +9 -9 कैंसिल कर दो, तो 3 जो इतना, ठीक है कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यू आई हो जाएगा -4.8 जूल। देखो अब कैलकुलेशन ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया, ठीक है। सही आ रही है। अच्छा, यू फाइनल अब इसके बीच में है ना, तो ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू, इसको हमने R1 बोल दिया, अपॉन में R2 लिख दो, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, 8 इंटू 10 टू पावर -3, और ये हो जाएगा -2 इंटू 10 टू पावर -9, और R2 कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -2, तो ये 9 -9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 2 जाए इंटू 10 टू पावर -1 हो जाएगा, तो -3.6 हो जाएगा। तो अब हम फार्मूला लगा देते हैं, यही फार्मूला लगाते हैं ऊपर वाला, तो चलो इतना कर दो, तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो माइनस है 3.6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4.8। तो अब इसको सोल्व करके बता दो, 0.8 कैसे आएगा? अच्छा चलो बताओ कि माइनस करो, तो 1.2 जूल हो जाएगा। बस कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बताओ अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है H.C. वर्मा का क्वेश्चन है ये 66, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चलो करके बता दो। नोट कर लिए, मिटा दूँ? क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, ठीक है। हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज पार्टिकल एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। कुछ ऐसे गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, और ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये है Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -5 कूलम। यहाँ पे मान लो कि चार्ज Q2 है, ये है तुम्हारा 4 इंटू 10 टू पावर -5 कूलम, और यहाँ पे चार्ज Q3 है जो है 3
इंटू 10⁻⁵ कूलम। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ दूँ। दिया हुआ है हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज्ड पार्टिकल एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। हाँ तो करके बताओ, इतना इजी है। जो इनिशियल जो जीरो है हाँ यू, जैसे इनिशियली में हम ये जूम करेंगे 66, जैसे इनिशियली क्या है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ए इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो यू आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखो एक मेथड एनसीईआरटी से बताया था, वो इससे करूँ या इससे? क्या? हाँ डायरेक्ट फाइनल, नहीं तो फिर Q1 भी दिस दैट वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी से करो। और U फाइनल कितना हो जाएगा, जैसे K Q1 Q2 अपॉन में R प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R, ठीक लिखा ना हमने, Q1 Q2 Q1 Q3 Q, हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करने से पता चलेगा कि कितना होगा। और 234 2.34 आ रहा है 234 तीनों पॉजिटिव है। हाँ तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों ही पॉजिटिव है। और जल्दी से आंसर करके बता दो, आंसर मैं देखूंगा। अच्छा एक मिनट पहले मुझे आंसर देख लो दो। इसका आंसर है 234 जूल, 234 जूल। अगर मान लो कि इसको डिसोसिएट करना हो तो कितना हो जाता है आंसर, माइनस में कर देते हैं। तो उस केस में इनिशियल सिचुएशन, इस केस में ये है, फाइनल ए है। और अगर इसको डिसोसिएट करना हो तो इनिशियल ए हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। 234 आ गया सबका? हाँ 4 है, 4 इंटू 10⁵ सोल्व कर ली। हाँ निगेटिव आंसर आ जाएगा। चलो इसको सोल्व करो। असेंबल करना हो तो इनिशियली हम लेंगे कि सभी क्या है, इनफाइनाइटली सेपरेटेड है, और फाइनल ए हो जाएगा, ठीक है। अगर डिसोसिएट करना हो तो इनिशियल ए हो जाएगा और फाइनल ए हो जाएगा। 234 नहीं आ रहा है, सही आ रहा है, 234 ही आ रहा है। 18 प्लस 5 अच्छा चलो मैं करके देखता हूँ एक बार। 234 आ रहा है। K/10 कॉमन ले लेंगे। अच्छा ठीक है, 9 इंटू 10⁹ हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और आर भी कॉमन ले लिया। आर कितना हो जाएगा 0.1, यानी कि यहाँ पे 10⁻10 कर दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद में है Q1 Q2, और सब में 10⁻−10 कॉमन आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अच्छा इसमें Q1 Q2 यानी कि 2 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना था, 3 इंटू 10⁻−5 था, तो ये 4 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू
2 हो जाएगा। अब ये तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 इंटू ये सबको करो तो ये कितना हो जाएगा 8 6, तो 26 इंटू 9 करो 234, बस इतना ही आ गया। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ गया कि कोई भी इस टाइप से पोटेंशियल एनर्जी का हो एसोसिएट करना डिसोसिएट करना तो इसी टाइप से करना, नहीं तो दूसरा एक एनसीईआरटी वाला मेथड भी बताया था कि इसको वर्क डन यहाँ पे लाएंगे तो वर्क डन 0 हो जाएगा, फिर इसको लाएंगे तीनों वर्क डन को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। एकदम ऐसे भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। ये मेथड इसमें बुक में दिया हुआ है कि ऐसे कर दो। सर हमारी मैम ने भी बोला ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा वैसे दिया हुआ प्रोसेस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अच्छा तुमको नहीं मिला बुकलेट नहीं मिला था।